गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल के लास्ट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, तो आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, पहला 2 क्वेश्चन है बोर्ड पे टंगा हुआ, ट्राई मारो आप लोग। कर लिए? आओ मिलाते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमें देखो, कंसंट्रेशन सेल पढ़ा है, तो हमें इस कंसंट्रेशन सेल हो या इससे पहले भी हमने जो भी पढ़ा था, तो सब में क्या हो रहा था, नास्ट इक्वेशन का यूज़ करना है, सेल रिएक्शन लिखना है, आपको सामने जब सब दिख जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करो तो ये हमें पूछ रहा है ईएमएफ ऑफ सेल, है ना, और सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ईएमएफ निकालना है, नास्ट इक्वेशन यूज़ करना है। तो नास्ट इक्वेशन यूज़ करने के लिए हमको क्या चाहिए, आपको एक सेल रिएक्शन लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पर तो सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो सेल रिएक्शन लिखेंगे। चलो, तो कैसे लिखते हैं हम लोग जानते हैं। चलेंगे पहले कहाँ, एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और 2H+ हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग एनोड का। फिर चलेंगे कहाँ, कैथोड पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन और दोनों जगह प्रेशर देखो। तो एनोड के ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस है, उसका प्रेशर कितना है, 2 atm, यानी यहाँ पे है 2 atm और यहाँ पे है 1 atm, है ना, 1 atm। ओके, अब फिर इसको जोड़ दो, तो ये हो गया कट, इधर आ गया H2 गैस और H2 गैस, इसका है आपको देखो 2 atm और इसका है 1 atm। तो Q बराबर क्या हो गया, 1/2 एंड N का वैल्यू कितना आ गया, 2। उसके बाद और क्या चाहिए नास्ट इक्वेशन यूज करने के लिए, स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। क्यों, इसमें देखो बोथ इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड दोनों किसका है, हाइड्रोजन गैसियस इलेक्ट्रोड है ये, तो दोनों यहाँ पे क्या सेम है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो बाकी बचा क्या, नास्ट इक्वेशन लगा देंगे। ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0.0591 बाई एन का वैल्यू 2 log क्यू, क्यू का वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व करो, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे, चलो नोट करो फटाफट। हो गया। आइए नाउ नीचे में फिर 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक हम सॉल्व करेंगे, बाकी आप एक के लिए छोड़ देंगे। आइए, इसमें कह रहा है कि हमें पीएच निकालना है, किसका, इस हाफ सेल का। एक ये हाफ सेल है, दूसरा हाफ सेल ये है, तो हम इसकी बात करें पहले। तो हाफ सेल हम पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन या फिर OH- का कॉन्सेंट्रेशन। अगर OH- का होगा तो हम पहले POH निकालेंगे, फिर pH निकालेंगे। लेकिन अगर pH डायरेक्ट pH निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ तो यहाँ पर देखो तो हो क्या रहा है, H0 से कहाँ जा रहा है, +1 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ये जो दिया है आपको क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला रिएक्शन यहाँ पे होगा। मतलब क्या करेंगे हम लोग, H2 से कहाँ जाएगा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, इसका आप यहाँ पे बोलो तो N का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2, और Q बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, यही होगा। और इसका देखो आपको एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, 0.25 वोल्ट, और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है, 0 वोल्ट। हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात। अब लगा दो नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन क्या है हम लोग जानते हैं, कंप्लीट सेल के लिए भी लगेगा और हाफ सेल के लिए भी लगेगा, हम लोग ये देख चुके हैं। तो यहाँ पे लगाइए, हाफ सेल के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाला हो रहा है, तो यानी ई ऑक्सीडेशन बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 बाई N log Q। वैल्यू पुट करो, देखो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.25
0.25 और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है 0 माइनस 0.0591 बाई एन का वैल्यू 2 लॉग क्यू। क्यू की जगह पर देखो तो क्या है H प्लस का स्क्वायर बाय इसका वैल्यू तो हमें निकालना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया हुआ देखो तो 1 atm, तो ये हो गया 1। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गया 0.25 बराबर माइनस 0.0591 इंटू बाई 2। अब यहाँ देखो ये 2 है, लॉग ए का पावर x बराबर क्या होता है x लॉग ए, यानी वो बाहर इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया ये 2, इधर बच के आ गया लॉग h प्लस। ओके, अब ये हो गया 2 से 2 कट गया, तो देखो तो माइनस लॉग h प्लस बराबर माइनस इसके साथ रखो, ये वैल्यू को इधर लेके आओ, तो क्या हो गया 0.25 बाय 0.0591 बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा। और ये देखो तो pH हम कैसे लिखते हैं, pH बराबर क्या होता है माइनस लॉग H प्लस, तो देखो तो माइनस लॉग H प्लस है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया pH, और वो जो वैल्यू x का वैल्यू सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? तो दूसरा वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई मारो। कर लिए? आइए मिलाते हैं आंसर। क्या कह रहा है आपको, फॉर द सेल, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और आपको पोटेंशियल पूछा गया है एट 298 केल्विन। अब ये टेम्परेचर ऑलरेडी दे ही दिया है ना, ये दिया था तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसी वाला वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग। फिलहाल हम बात करें, हमें पोटेंशियल निकालना है इस टेम्परेचर पे, तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और पोटेंशियल निकालने के हमें क्या चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन जब दिया हो तो एक कंप्लीट सेल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग चलेंगे कहाँ, पहले एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Cl माइनस होगा। अच्छा, और फिर चलेंगे कहाँ, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और गिव्स यू 2Cl माइनस। अब इनका वैल्यू की बात करो तो एनोड पे देखो तो Cl माइनस का वैल्यू कितना है 0.1 और Cl2 का 0.4। वहीं कैथोड पे चलो तो Cl2 का देखो 0.02 और कंसंट्रेशन है 0.01। ध्यान से कंसंट्रेशन का सेल का क्वेश्चन बनाने वक्त ये लिखा करोगे, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा और आपके आंसर गलत आ जाएंगे। और चलो जोड़ दो दोनों को, ये हो गया कट। तो देखो तो इधर क्या बच गया 2Cl माइनस और Cl2, इधर भी है Cl2 और 2Cl माइनस दोनों तरफ है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों का, सबका वैल्यू की बात करो। इधर जो 2Cl माइनस है इसका वैल्यू है 0.1 मोलर और प्रेशर का वैल्यू है आपको Cl2 का 0.02 बार, यही है। इधर चलो प्रोडक्ट साइड में, तो देखो तो इसका है 0.4 बार और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर। ये हो गया आपको नेट से एन का वैल्यू आ गया हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, Q का वैल्यू निकालेंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा देखो तो 0.4 इंटू Cl माइनस का स्क्वायर, तो Cl माइनस का कितना है 10 का पावर माइनस 2 का स्क्वायर बाय, नीचे में चलो फिर 10 का पावर माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू Cl2 का वैल्यू है 0.02। ठीक है, n निकल गया, Q निकल गया, बच क्या गया
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये कितना होगा 0। अब आप लगा दो नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल बराबर ई नॉट, क्या हो जाएगा 0 इंटू 0.0591 बाई एन, एन का वैल्यू 2 लॉग क्यू, क्यू की जगह रखो ये वैल्यू, तो देखो तो कितना आ जाएगा। मानो यहाँ से हमको सॉल्व करके ये कुछ आया x, तो x को यहाँ रखो और इसको सॉल्व करो, कुछ आएगा वैल्यू y, वही हो जाएगा आपका आंसर। कर लोगे? कैलकुलेशन है, इसमें हम टाइम नहीं देना चाहेंगे, आप कर लोगे। तो ये प्रोसेस था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नोट करो। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो कर लिए? आइए मिलाइए। देखो यहाँ पे जो है, देखो तो दोनों तरफ ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। और कंसंट्रेशन सेल में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ईएमएफ तभी डेवलप होगा या तो वहाँ पर प्रेशर में डिफरेंस हो, है ना, या फिर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हो। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि प्रेशर दोनों तरफ क्या है, सेम है, तब फिर ईएमएफ डेवलप कैसे होगा? तो या तो कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए, तो मिलाएंगे तो हमें कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तब अब आइए, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए यहाँ पर क्या क्या डेटा दिया है देखो। तो दो कंटेनर, एक सॉल्यूशन ए है, दूसरा सॉल्यूशन बी है। आइए सॉल्यूशन ए में कह रहा है कि 0.1 मोलर ईच अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। और सॉल्यूशन बी में जो है सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, और के और के बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप कैसे निकालोगे? तो हमें इसमें पीएच निकालना होगा। मतलब सॉल्यूशन ए की हम बात करें अगर, तो इसमें क्या है देखो, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कौन है, अमोनियम क्लोराइड। गौर करो तो ये कोई चीज है, ये क्या है, ये वीक बेस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या बना रहा है, बफर। कौन सा बफर? बेसिक बफर, यानी ये क्या है, बेसिक बफर है। तो बेसिक बफर में पीएच हम कैसे निकालते हैं? कुछ याद है कि सब भूल भाल गए? POH बराबर PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, यही है। अब देखो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस दोनों क्या है, सेम है। और PKB, केबी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10⁻⁻⁵ तक कि PKB कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो सब भूल भाल गया होगा यार। PKB को हम कैसे लिखेंगे, माइनस लॉग KB प्लस लॉग सॉल्ट और बेस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम 0.1 0.1, तो ये हो गया कट। लॉग 1 का वैल्यू 0, ये वैल्यू तो हो गया 0, बाकी बचा इसका वैल्यू निकालो। तो POH बराबर PKB, केबी के वैल्यू देखो यहाँ रखो, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻⁵ तो -5 इंटू -1 कितना हो गया, 5 हो गया। और लॉग 10 का वैल्यू कितना हुआ, 1, यानी यहाँ पर POH कितना आ गया आपका 5। तो pH कितना आ गया, बोलो 9। तो आपका pH आ गया 9। तो इस सॉल्यूशन A में जो pH 9 है, तो यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻⁹ है ना। तो यानी आपको सॉल्यूशन A के, यानी इस कंटेनर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना मिल गया, 10⁻⁻⁹ मिला। और प्रेशर कितना है, 1 बार। अब उसी तरीके से फिर हम लोग चलेंगे, हम इसका मिटा दें, फिर इसी तरह से हम चलेंगे सॉल्यूशन बी में। चलो सॉल्यूशन बी में चलते हैं। वहां पर देखो तो क्या है, सोडियम एसीटेट है। यहां पे क्या है, सोडियम एसीटेट। ये क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ये क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो यहां पर क्या होगा,
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में हम पीएच कैसे निकालेंगे, बोलो। स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच क्या होगा, 7 से तो ज़्यादा ही होगा। 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, यही था ना, हम लोग पढ़ चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में सब कुछ। रखो फार्मूला रखो, 7 प्लस हाफ pKa, देखो Ka का वैल्यू भी कितना है 10 टू दी पावर -5, तो जिस तरह से pKb का भी वैल्यू सेम था तो कितना आया था 5, तो pKa का भी वैल्यू भी कितना आ जाएगा 5 प्लस log C यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, देखो तो कितना दिया है 0.1, मतलब 10 टू दी पावर -1। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 7 प्लस हाफ, यहाँ 5 है, इधर सीधा आ जाएगा तो -1, तो 5 में से 1 गया 4, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 7 और 2 9, यानी यहाँ पे भी आपको pH आ गया कितना 9, मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन B भी कितना आ गया 10 टू दी पावर -9 मोलर, यानी यहाँ पे भी ये हो गया और ये हो गया सोल्यूशन ए में। यानी यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अब आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। वजह क्या है, देखो प्रेशर भी सेम, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम, देन ईएमएफ डेवलप होगा क्या, नहीं डेवलप होगा, मतलब क्या हो जाएगा आंसर 0। देखो तो कहाँ है, अब चाहो तो रख सकते हो, वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, ठीक है, यही आंसर आने वाला है। यानी दोनों जगह क्या हुआ, हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में ईएमएफ डेवलप होगा, लेकिन कैसे डेवलप होगा, तो उसके लिए क्या चेंज होना चाहिए, या तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए या फिर प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ है, इस केस में अभी जो हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पर प्रेशर भी सेम था और कंसंट्रेशन भी सेम आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें आयनिक इक्विलिब्रियम की जरूरत थी। अब जिनको आयनिक इक्विलिब्रियम में याद नहीं होगा कैसे आता था, ये सब भूल गए होंगे तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, 1-2 होमवर्क देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा है, इसको आप दोनों सॉल्व करके हमें आंसर बताइएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ओके। चलो नाउ एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, वो कर लेते हैं, फिर हमारा गैल्वेनिक सेल फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में घुसेंगे। हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल टू फॉर्म न्यू हाफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल, उसको 2 का हाफ सेल को कंबाइन करके फिर बन जो रहा है वो भी कैसा है, एक हाफ सेल ही है, ठीक है। अब उसके हम कैसे यूज़ करेंगे, कंबाइन करने से क्या फ़र्क आएगा वो हमें देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने लिया है Fe+3 और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया Fe+2 में, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए आपको E01 का वैल्यू दिया हुआ है E1। उसी तरीके से फिर Fe+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया Fe में, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है E02। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड किया। हमने क्या किया, ऐड किया, या फिर ऐसे समझ लो कि हमारे पास तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है, क्या चीज़, Fe+3 Fe, यानी ये तीसरा इक्वेशन हमने इन दोनों इक्वेशन से यूज़ करके हमको तीसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन निकालना है। ऐसे समझ लो, हमें ये हाफ सेल रिएक्शन कैसे आएगा, इन दोनों का यूज करें। तो देखो तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। देखो जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो गया Fe और 2 1 3 Fe आ गया, मतलब इसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये तीसरा हाफ सेल रिएक्शन दोनों के ऐड करने से आया, और कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
अब अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू E1 है, इसका E2 है, तो क्या E3 के जिस तरह से इन दोनों को जोड़ने से ये हाफ सेल तैयार हो गया, क्या उसी तरीके से E03 का वैल्यू इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा क्या? E01 प्लस E02 होगा। ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे ये है रॉन्ग। ये हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये लिखकर यहाँ पे बगल में ज़रूर लिखना है कि ये है रॉन्ग। नोट करो यहाँ तक। कर लिए? आइए, इसकी वजह क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री अभी हम लोग पढ़े नहीं है, क्योंकि वो हमारे यहाँ तो सिलेबस जो है उल्टा है 11 12 करके। तो वहाँ पे क्या होता है, थर्मो में आपने पढ़ा होगा, पढ़ना है हमें वहाँ पे एक एक्सटेंसिव और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक क्या है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको करना ये है कि ½ लीटर कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेना है। क्या लेना है? ½ लीटर कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेना है और 3-4 गिलास ले लीजिए। ठीक है, वो जस्ट लाइक वो नहीं कहते हैं जब मिल बैठेंगे 3 यार वाला हालत, वो ले लेना है। और उस ½ लीटर को, यानी आपने जो ग्लास लिया है मान लो वो 200 ml का है या फिर 100 ml का है, आपने उसमें डाल दिया। अब ग्लास, बोतल से ग्लास में जाने के बाद उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल से ग्लास में हम जब डाल दिए, उसके डालने के बाद जो जो चीज़, जो जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगा। फिर से समझना, हमें क्या करना है, बोतल से ग्लास में डालना है और डालने के बाद जो जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी वो कहलाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। बोतल से ग्लास में डालने के बाद जो भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा वो क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और उसको बोतल में डालने के से ग्लास में डालने के बाद जो चेंज नहीं होगा वो होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव और दूसरा इंटेंसिव। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, वॉल्यूम की बात करें तो आपके पास जो बोतल था वो कितना था, 500 ml का, बट आपने जब ग्लास में डाला तो ग्लास कितना है, 100 ml का। तो यहाँ वॉल्यूम चेंज हुआ, पहले 500 ml था, अब यहाँ कितना हो गया, 100 ml हो गया। तो वॉल्यूम चेंज हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। वहीं ले लो आपको कंसंट्रेशन की बात करो, गाढ़ापन, तो जो है बोतल में जब था तो बहुत गाढ़ा था और ग्लास में आते ही वो पतला हो गया। ऐसा हुआ होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। जितना वो वहाँ बोतल में जितना गाढ़ा था उतना ही ग्लास में था, मतलब यहाँ चेंज नहीं हुआ, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कंसंट्रेशन कैसी प्रॉपर्टीज हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हुई। वैसे ही ले लो टेम्परेचर की बात, तो बोतल में जब था तो उसका टेम्परेचर था मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब ग्लास में हमने डाला तो उसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हुआ होगा क्या? ऐसा भी नहीं हुआ होगा। 10 डिग्री ग्लास में भी था तो 10 डिग्री वो बोतल में भी होगा, है ना। यानी दोनों जगह टेम्परेचर भी कैसे होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। बस सिंपल समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में फ़र्क क्या है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है साइज और मास पे डिपेंड करेगा, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज साइज और मास पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक उसी तरीके से सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये जो होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। यानी ये आपको, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐड, यानी जस्ट लाइक ऐसे समझ लीजिए कि आप जो है बोतल वाला जो कोल्ड ड्रिंक था और ग्लास वाला कोल्ड ड्रिंक था, क्या हमने 4 जगह जो कि आप सबको जोड़ देंगे तो क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या? ऐसा होगा? हाँ, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐड कर सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड नहीं करेंगे। ऐड करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? तो उसी तरीके से सेल पोटेंशियल जो होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, ये भी क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। इसलिए हम इसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन वहीं जो है डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो उसी का यूज़ करके हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमने अभी बताया है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखोगे ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज एन, क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज
एंड हेंस क्या कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, हेंस कांट बी एडेड डायरेक्टली। जबकि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एंड हेंस कैन बी एडेड डायरेक्टली। दैट इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल के मान लो हमने इस हाफ सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का 1 का वैल्यू है, हमने लिया है G01। उसके बाद इसका है आपको डेल्टा G02 और इसका है डेल्टा G03। तो हमने ये दोनों को जोड़ा है, इसलिए डेल्टा G3 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 और ये हो जाएगा राइट। ये सही है, ये सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो दोनों चीज़ जहाँ बगल में ये भी लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे राइट, यहाँ पे रॉन्ग। ठीक है, चलो नोट करो। हो गया। आइए अब एक जनरलाइज इक्वेशन तैयार करते हैं। हम आपको बोलेंगे कि इसका फार्मूला याद नहीं करोगे, हम कैसे कर रहे हैं वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे हमने फिर यहाँ पे एक ए जनरलाइज इक्वेशन, ए जनरलाइज इक्वेशन जैसे हमने लिया है N1 प्लस N1e और यहाँ बना Ms। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है E1 और इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू है डेल्टा G01। ठीक है, फिर N2 प्लस N2e, इसका है डेल्टा G02 और यहाँ पर फिर बना है Ms और इसका वैल्यू है E2। ठीक है, और हमने यहाँ पे दोनों को क्या किया है, इसमें से इसको घटाया, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस माइनस। मान लो जो है थर्ड हाफ सेल जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इनको घटाने से आ रहा है। जैसे अभी हमने जो देखा था पहला, वो क्या हो रहा था, ऐड करने से आया। अब हम मान रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाने से आ रहा है, तो घटा दो तो क्या हो जाएगा, m प्लस N1 माइनस m प्लस N2 प्लस क्या हो जाएगा, N1e माइनस N2e और ये तो हो गया कट, यानी यहाँ पे हो गया 0। ओके, अब इसके लिए जो है डेल्टा G0 का वैल्यू क्या है, 3। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो इधर सबको उधर ले जाते हैं, देखो तो क्या हो गया, m प्लस N1 m प्लस N2। अब उधर जब जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो तो हम लिख सकते हैं N2 माइनस N1e और इसके लिए डेल्टा G0 गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया कैसे आया, इन दोनों को इसको इसमें से घटाने, इसको इसमें से घटाने से आया है ना। तो बस फिर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिखना क्या है, डेल्टा G03 बराबर क्या है, डेल्टा G01 माइनस डेल्टा G02। ओके, और डेल्टा G0 बराबर क्या होता है, माइनस NFE होता है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो डेल्टा G0 n के बाद, तो इस इक्वेशन के लिए n का वैल्यू कितना है, अगर हम इसको N3 कर ले तो
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं N3 और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे है E03। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे E03 बराबर। इसी तरह से फिर इसके लिए लिखेंगे, देखो तो क्या होगा यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है -N1 इंटू F और फिर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है E01 माइनस, फिर इधर चलो इसका है N2F E0, यहाँ पे हो गया E2 हो गया। देखो तो F से F कट गया, क्या बचा, यहाँ से हमको E03 का वैल्यू निकालना है। तो देखो तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस माइनस प्लस, इधर क्या हो गया N1 E1 और माइनस माइनस प्लस तो पहले से था, ये आ रहा है इधर तो क्या हो गया माइनस, तो N2 E2 नीचे में ये आ जाएगा N3। ये हो गया आपको एक जनरलाइज इक्वेशन। लेकिन इसको यहाँ पे N3 की जगह पे क्या है N2 माइनस N1, ये याद आपको नहीं करना है। इसको हमने कैसे किया है, क्योंकि आपको है अलग अलग हाफ सेल रिएक्शन कभी गुना करने से आएगा। कुछ जैसे मान लो सपोज दैट ये हाफ सेल रिएक्शन, तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा। तो 2 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हमने आपको एक जनरलाइज बताया है, तो इसको याद नहीं रखना है, ये प्रोसेस समझना था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा E03 का वैल्यू निकल जाएगा। कर लोगे, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर इस पर क्वेश्चन देखते हैं।